Hello, dear aspirants. Welcome back to NurtureNet, your one-stop destination for everything you need to crack UGC Net Home Science. Back with another video और आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन इमरजेंसीज एंड डिजास्टर्स. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो न्यूट्रिशन इमरजेंसी और डिजास्टर में कैसे इम्पोर्टेंट है ये जानने के लिए थोड़ा सा इसको डीप में एनालिसिस करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं कि न्यूट्रिशन इन इमरजेंसीज रिफर टू प्लानिंग एंड प्रोवाइडिंग एडिक्वेट फूड एंड न्यूट्रिएंट इनटेक टू पॉपुलेशन इफेक्टेड बाय डिजास्टर. किसी भी डिजास्टर की वजह से अगर कोई जगह, वहाँ के लोग जो होते हैं वो इफेक्टेड अगर है, तो वहाँ के लोगों का प्रॉपर फूड उन तक पहुँचना, प्रॉपर न्यूट्रिएंट उन तक पहुँचना इम्पोर्टेंट होता है. ठीक है, बिकॉज आप देख सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें कि कोई भूकंपग्रस्त एरिया है, ठीक है, कहाँ कहीं पर अगर अर्थक्वेक आया है, तो वहाँ मान लीजिए वो एरिया में वहाँ के लोग जो है, उनका घर जो है वो भूकंप में टूट चुका है. ठीक है, अभी कुछ नहीं बचा, तो अब सारा जो रिजर्व थे उनके, वो सब घर में चले गए, है ना, वो सब डिस्ट्रॉय हो गया. तो अब वो लोग न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड करेंगे अपने लिए, अपने घर वालों के लिए. ठीक है, तो ऐसे टाइम पर न्यूट्रिशन इमरजेंसी के टाइम पर कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सब हम देखेंगे. ठीक है, न्यूट्रिशन इंटरवेंशन ऐसे टाइम पर कैसे होता है, ये सब हम देखेंगे. और इसकी वजह से माल न्यूट्रिशन, डिजीज आउटब्रेक्स और मोर्टेलिटी वगैरह ये भी देखने को मिलता है. अभी आप देखें कि न्यूट्रिशन मतलब सिर्फ किसी को खाना खिलाना ही नहीं होता है ना. न्यूट्रिशन का मतलब, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, जब हम थेरेपेटिक पढ़ रहे थे आई थिंक, तब भी मैंने एक बार डिस्कस किया था, आगे भी आएगा ये, कि एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि अगर कोई पेशेंट या कोई व्यक्ति है, वो अर्थक्वेक से, मतलब मान लीजिए कि वो दब गया है ना, या उसे चोट लग गई, या फिर मान लीजिए उसके घर पे विच इज मैन मेड डिजास्टर, आग लग गई. ठीक है, तो अब वो क्या हुआ, उससे आग लगने की वजह से जो पर्सन है वो उसमें बर्न्स हो गया उसको. ठीक है, वो जल गया या उसे बर्न्स हो गया. तो अब क्या होगा, उसे हॉस्पिटल ले जाया जाएगा. ठीक है, हॉस्पिटल ले जाने के बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम ये करते हैं कि उन्हें जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो दिए जाते हैं. ठीक. ओके, तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, आईवी के थ्रू जो लगाया जाता है. ठीक है, इंट्रावेनियस जो दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं कि नॉर्मल भाषा में भाई बॉटल चल रही है ना. तो वो जो आईवी लगाया जाता है, सेलाइन वाटर जो लगाया जाता है, वो एक्चुअली में होता क्या है, वो न्यूट्रिएंट ही, एक तरीके से न्यूट्रिशन ही दिया जा रहा है ना, जिससे कि उसके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं बॉडी से जो निकल चुके हैं वो पूरे हों और रिकवरी का प्रोसेस जो है वो जल्दी हो. ऐसे ही सेम हम बात करें, अगर भूकंप है हुआ है जहाँ पर, या फिर फायर आउटब्रेक जहाँ पर हुआ है, या लैंडस्लाइड हुआ है, या फ्लड आया है, या जो भी कुछ है. ठीक है, ऐसे टाइम पर अगर हमें लंबे टाइम तक के लिए कोशिश ये की जाती है कि जल्दी से जल्दी ऐसे लोगों को वापस अपना घर मिल जाए. ठीक है, मीन टाइम के लिए उनको कोई डिजीज ना लगे, क्योंकि वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, प्रोटेक्शन के लिए उनके पास घर नहीं है ना. और ऐसे में कई लोगों की क्या होती है, डेथ भी हो जाती है. ठीक है, तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन ज़रूरी होता है. ठीक है, तो इतना ज़रूरी क्यों है, सबसे पहले तो इमरजेंसीज में, जैसे कि फ्लड हो गया, ड्रॉट यानी कि सूखा, अर्थक्वेक, वॉर, रिफ्यूजी क्राइसिस, पेंडेमिक्स, ये सब फूड प्रोडक्शन को डिस्टर्ब कर देते हैं. ठीक है, सप्लाई एक्सेस, इन सब चीज़ों को डिस्टर्ब कर देते हैं. आप मुझे बताइए कि अगर कोई बाढ़ पीड़ित है एरिया, ठीक है, वहाँ के लोग जो हैं वो बाढ़ से पीड़ित है, तो मुझे बताइए क्या उन्होंने, उनको इतनी वो रहेगी, वो शुद्ध रहेगी. उनका घर जो है वो खराब हो चुका है, वो या तो टूट गया है, या बह गया है, या जो भी कुछ है. ठीक है, और उनके सारे बिलोंगिंग्स जा चुके हैं, सारे रिजर्व जो उन्होंने चीजें संभाल के रखी, कि वो सब खत्म हो गई है, वो सब चली गई है. तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि हम एज अ पर्सन, हम चीज़ों से काफ़ी इफेक्ट होते हैं ना, हम उदास हो जाएंगे. बहुत से लोग रोते हैं, बिलखते हैं, 2-3 दिन तक वो कुछ नहीं खाते हैं. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, इसकी वजह से माल न्यूट्रिशन हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है. प्रॉपर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो सकती है. ठीक है, जो लीड टू आगे चल के उनको प्रॉब्लम दे सकती है. ठीक है, और ऐसे में वल्नरेबल ग्रुप्स जो होते हैं, वल्नरेबल ग्रुप्स वो होते हैं जो हाई रिस्क पर होते हैं इस तरीके की डिजीजेस पर. ठीक है, तो इन्फेंट यानी कि छोटा बच्चा हो गया, चिल्ड्रन, छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन हो गई, लैक्टेटिंग मदर हो गई, एल्डरली डिसेबल्ड हो गया. ठीक है, अब ऐसे लोगों को जिनको अलग न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, इनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, उनके साथ में अगर ऐसी कुछ आपातकालीन स्थिति, इमरजेंसी चीज़ें हो जाती हैं, तो थोड़ा सा हमें और अलग
सोचना पड़ता है, थोड़ा सा अलग चलना पड़ता है। बिकॉज आप खुद सोचो, अगर ये बहुत छोटा सा बच्चा है, ठीक है, मान लीजिए कि वो कोई हिली एरिया में रहते हैं, ठीक है, वो है उसका परिवार, हस्बैंड वाइफ है और बच्चा है, ठीक है, वो हिली एरिया में रहते हैं। अब वो हिली एरिया में हुआ है लैंडस्लाइड, ठीक है, जिसकी वजह से उनका घर जो है वो ढह चुका है, वो नहीं घर नहीं बचा उनका। अब उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, ठीक है, वो बच्चे के सारे जो भी बिलोंगिंग्स थी वो सब कुछ घर के साथ में चली गई, सब कुछ खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, बेबी को तो मिल्क चाहिए ना, उससे तो अपना फूड चाहिए ही चाहिए, वो नहीं रह सकता उसके बिना। अगर आप मुश्किल से 1 दिन 2 दिन 3 दिन अगर वो कुछ नहीं खाएगा तो malnutrition के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही प्रेग्नेंट वुमेन के साथ भी होता है, लैक्टेटिंग मदर्स के साथ में भी होता है, उनको भी प्रॉपर खाने की जरूरत है। तो ये सारे वल्नरेबल ग्रुप है जिनको हमें ध्यान में रख के चलना है। पुअर न्यूट्रिशन इन इमरजेंसीज इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, डिले रिकवरी एंड रेजेस डेथ रेट्स। तो चोट लगने की वजह से या किसी भी इंजरी की वजह से अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लिया जाता है तो इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस होते हैं, रिकवरी में डिले होता है और डेथ रेट्स बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग इमरजेंसीज। अब हम देखते हैं कि इमरजेंसीज कितने टाइप की होती है। आई थिंक आप सबने ये पढ़ा होगा, ये छोटा सा टॉपिक जो है इमरजेंसीज का, या फिर इसको डिजास्टर भी कहा जाता है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट में आपने पढ़ा होगा, स्कूल में पढ़ा होगा, ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज के अंदर ये सब टॉपिक रहता है, ठीक है। तो हम आई थिंक हम सबको पता है, पर फिर भी मैं आपको छोटा सा एक इंट्रो दे देती हूँ, मैं आपको भी याद दिला देती हूँ कि 3 तरीके के डिजास्टर होते हैं। यहाँ पर इमरजेंसीज का नाम दिया हुआ है उनको बिकॉज हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला होता है नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। नेचुरल डिजास्टर में क्या होता है, अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन, ड्रॉट, जो कि अपने आप आया है, नेचुरल है, ठीक है, प्राकृतिक है। अर्थक्वेक कैसे आता है, हम नहीं लाते हैं, ठीक है, अर्थक्वेक अपने आप आता है, प्राकृतिक क्रिया है ये, ठीक है। फ्लड, साइक्लोन, ड्रॉट, सूखा हो जाना, ठीक है। तो ये सब नेचुरल डिजास्टर है। मैन मेड डिजास्टर्स कौन कौन से होते हैं, जो कि किसी ह- हम एज अ पॉपुलेशन की वजह से हो रहा है, ठीक है, जैसे कि वार, है ना, वॉर लाइक सिचुएशंस बनती है। जैसे अभी रिसेंट का एग्जांपल है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो वॉर हुआ था, ठीक है, जब ऑपरेशन सिंदूर आया था, है ना। तो ये वॉर कैसा है, ये मैन मेड इमरजेंसी है, तो इसके लिए भी तैयार रहना पड़ता है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से जगह जगह मॉक ड्रिल्स हुई थी, है ना। और खैर इतना ज्यादा सीरियस नहीं था ये, बट कई बार ऐसे कुछ एरियाज में ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो वॉर इतनी ज्यादा भयंकर बढ़ जाती है कि वहां पर न्यूट्रिशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। लोग अपने पास में रिजर्व करके रखते हैं कि भैया अगर कल को ऐसा हुआ, मान मान लो कि हमारा घर जो है वो वॉर में चला गया, तो क्या करेंगे, अपने लव्ड वंस को कैसे हम संभालेंगे, कैसे हम खाने का जुगाड़ करेंगे, क्या करेंगे, बिकॉज जिंदा रहना है तो खाना तो जरूरी है, राइट। टेररिज्म, टेररिज्म की वजह से कहीं अगर टेररिस्ट अटैक हुआ है तो वो एरिया कितना ज्यादा नुकसान होता है वहां पर, ठीक है। पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर गए, रिफ्यूजीज। रिफ्यूजीज आई थिंक आप सबको पता होगा कि ऐसे लोग जो अपना कंट्री छोड़ करके दूसरी कंट्री में जाते हैं, ठीक है, टू गेन द सिटीजनशिप, वहां पर रहना चाहते हैं, वो नहीं रहना चाहते अपने सिटी में, अपने कंट्री में, ठीक है। तो ऐसे लोगों को रिफ्यूजी कहा जाता है जो अपने कंट्री को छोड़ करके दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। अब वहां तो उनके पास में घर है नहीं ना वो बना सकते हैं, है ना, उसके लिए सिटीजनशिप की जरूरत होती है, तो वो क्या करते हैं, फिर वो ऐसे ही रहते हैं यहाँ वहाँ अपने आप। डिस्प्लेसमेंट चलता रहता है उनको, कभी इधर है कभी उधर है, कभी कहाँ कहीं टेंट लगा लिया, कभी कुछ कर लिया इस तरीके से, ठीक है, कैंप लगा लिया यहाँ इस तरीके से। और तीसरा होता है हेल्थ इमरजेंसीज, ठीक है। हेल्थ इमरजेंसीज में क्या होता है, जैसे कि पेंडेमिक आता है, एपिडेमिक आता है। पेंडेमिक का बहुत अच्छा एग्जांपल है कोविड-19, ठीक है, पहले आया था कोलेरा आउटब्रेक, इस तरीके से। तो ये 3 इमरजेंसीज हैं जहां पर न्यूट्रिशन इफेक्ट होता है। अब प्रॉब्लम्स क्या क्या है न्यूट्रिशन रिलेटेड, वो हम देखते हैं इमरजेंसी रिलेटेड। सबसे पहले तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जो कि सीधा सा हम समझते हैं कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता क्या है। प्रॉपर जो भी फूड लेते हैं न्यूट्रिएंट्स उससे नहीं मिल पाते हैं, या फिर फूड ही नहीं ले पा रहे हैं न्यूट्रिएंट डेंस, ठीक है। जो मिल रहा है वो, अब आप खुद सोचो कि अगर है किसी का घर नहीं रहा, ठीक है, मान लो अर्थक्वेक में ढह गया, तो उसके पास में तो सोचने के लिए नहीं रहेगा ना कि मुझे अभी ये खाना है, मुझे बैलेंस डाइट लेनी है। उनको जो मिल रहा है वो उनको वही खाना पड़ता है, ठीक है। तो उससे होता ये है कि उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी ज्यादातर देखी गई है, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी ऐसे में ज्यादा हो जाती है, एनीमिया हो जाता है क्योंकि प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, जो मिल रहा है उसी पे गुजारा चल रहा है। विटामिन ए डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है, विटामिन सी डेफिशिएंसी हो गई, इस तरीके से।
डिहाइड्रेशन हो जाता है क्योंकि पानी प्रॉपर नहीं मिल पाता है ना, गंदा पानी है। क्योंकि अब घरों में तो हमने रिजर्वायर अपने लगा करके रखे हुए हैं साफ पानी के लिए, है ना, आरओ लगा हुआ है, फिल्टर लगे हुए हैं इस तरीके से। बट अब क्या हो रहा है कि अब हमारे पास में ऐसी कोई सुविधा नहीं है, तो जो पानी मिल रहा है वही पीना पड़ता है। कई बार लोग नहीं भी पीते हैं कि कैसा पानी हम नहीं पिएंगे, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन बढ़ता है बॉडी में, ठीक है। Overnutrition risk in prolonged camp settings with excess calorie dense relief foods but poor nutrient quality। कई बार ऐसा होता है कि कैंप्स जहाँ होते हैं, आप देखिए जहाँ पर भी इस तरीके की इमरजेंसी या डिजास्टर अगर कहीं होता है, तो फिर वहां के लोगों को रहने के लिए एक जगह दी जाती है, ठीक है, उसे कैंप कहा जाता है। अब वो कैंप कैसा, या तो एक एरिया डिसाइड कर लिया जाता है कि कवर्ड कैंपस टाइप है कि यहाँ सबको रखा जाएगा, कोई खाली जगह है तो, है ना, एक बड़ा सा हॉल है वहां पर सारे लोगों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। या फिर टेंट लगा करके सबको वहां पर स्लीपिंग बैग्स दे दिए जाते हैं, ठीक है। और ये सारा कुछ कहाँ से आता है, या तो एक चीज, या तो लोग डोनेट करते हैं या तो गवर्नमेंट की तरफ से सब कुछ आता है। गवर्नमेंट गवर्नमेंट का पहला काम यही होता है गवर्नमेंट का, कि सबसे पहले गवर्नमेंट की तरफ से ही आएगा। कुछ भी कहीं भी ऐसा होता है तो तुरंत हमारी जो गवर्नमेंट है वो एट एक्शन आ जाती है, ठीक है। बट उसके बाद भी बहुत से लोग होते हैं, आपने सुना होगा, जैसे कोई बहुत बड़े कोई एक्टिविस्ट या समथिंग कुछ ऐसे थे, वो होता है कोई एनजीओ वर्कर होते हैं, या वो भी आ जाते हैं तुरंत कि नहीं अभी भाई इतना बड़ा, इतनी बड़ी कैलामिटी हुई है तो हमें इसलिए कंट्रीब्यूट करना है। बिकॉज एनजीओस क्यों काम करते हैं, इसी लोग के भले के लिए काम करते हैं ना। तो वो लोग तुरंत आ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, फिर कैंप सेट करते हैं कि भाई प्रॉपर लोगों को वहां पर ट्रीटमेंट मिले, है ना। डॉक्टर्स जाते हैं तुरंत, और रिलीफ के लिए कि भाई किसी को चोट लगी है तो वहां पर कैसे कैसे उनका ट्रीटमेंट चालू हो, ये सब कुछ किया जाता है। तो कैंप इज अ सेटिंग जहां पर जो इस तरीके से जो डिजास्टर प्रोन जो लोग होते हैं, डिजास्टर सॉरी नॉट प्रोन, डिजास्टर से पीड़ित जो लोग होते हैं उनको रखा जाता है, और उनको वहां पर फूड भी सप्लाई होता है, सुबह शाम का फूड सप्लाई, वाटर सप्लाई, सब कुछ होता है, ठीक है। तो ये फूड सप्लाई वाटर सप्लाई कैसा होता है कि भाई कई बार ऐसा होता है कि कैलोरी डेंस दे दिया जाता है, कुछ ऐसा दे दिया जाता है जो थोड़ा सा खा करके उनका काफी अच्छा पेट भर जाए। बिकॉज इतने सारे लोग हैं, ठीक है, उन सबको खाना पहुंचाना, और हम उनको कोशिश ये की जाती है कि 2 टाइम का खाना ही उन्हें पहुंचा दिया जाए, ताकि उन्हें दिन भर ये सहूलियत है कि ठीक है हमें हमने कुछ खाया। तो क्या करते हैं, कोशिश ये की जाती है कि उनको कैलोरी डेंस खाना दे दिया जाए, ताकि वो एक बार खा करके उनको ऐसा लगे कि हमारा पेट बहुत भर गया और लंबे टाइम तक के लिए भूख ना लगे, ठीक है। तो कई बार होता ये है कि कैलोरी डेंस फूड में न्यूट्रिएंट क्वालिटी वैसी नहीं होती जैसी होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि जो बैलेंस डाइट में मिलता है वो हमें एक नॉर्मल 2 टाइम के खाने में प्रॉपर नहीं मिल पाता, ठीक है। बाकी कोशिश पूरी रहती है कि सब कुछ प्रोवाइड किया जाए। कुछ लोग, कुछ कैंप्स ऐसे होते हैं या फिर कुछ एनजीओ ऐसे होते हैं जो ऐसे लोगों के न्यूट्रिशन पर भी ध्यान देते हैं कि भाई उनका प्रॉपर न्यूट्रिशन, ऑल दो दे डोंट हैव हाउस या वो कैंप में रहने या जो भी कुछ हो, उन्हें न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलना चाहिए। तो कुछ लोग होते हैं जो फ्रूट्स डोनेट कर देते हैं, है ना, कि भाई हमारी तरफ से इनको आप प्लीज फ्रूट्स दे दीजिए जिससे कि उनको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी ना हो, इस तरीके से, ठीक है। कोई सोचता है कि भाई हमारी तरफ से मिल्क जाना चाहिए, कोई सोचता है कि हमारी तरफ से आप उनको इस तरीके से पूरा एक टाइम का खाना, रोटी सब्जी, ये कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ओवर न्यूट्रिशन रिस्क जो है ये भी एक प्रॉब्लम है इमरजेंसी के टाइम पर। अब की प्रिंसिपल क्या होते हैं न्यूट्रिशन के इमरजेंसी में, सबसे पहले रैपिड असेसमेंट होना चाहिए, ठीक है। रैपिड असेसमेंट यानी कि जब भी ऐसी जगह जहां पर इस तरीके का इशू या इमरजेंसी हुई है, वहां पर तुरंत न्यूट्रिशनल असेसमेंट होना चाहिए। मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो भी है, मतलब इफ डॉक्टर्स आर ऑल्सो गोइंग, और इफ न्यूट्रिशन और डाइटिशियन इज ऑल्सो गोइंग, न्यूट्रिशनिस्ट इज ऑल्सो गोइंग, तो सबसे पहले एक रैपिड असेसमेंट ये होना चाहिए कि सबसे पहले वल्नरेबल ग्रुप क्या है, ठीक है। वल्नरेबल ग्रुप यानी कि हमने पहले भी डिस्कस किया है इसी में ही कि जिन्हें न्यूट्रिशन की स्पेसिफिक नीड है, ठीक है। जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन्स हो गई, इन्फेंट हो गया, चिल्ड्रन हो गए, एल्डर हो गए, ठीक है। तो हमें सबसे पहले कि न्यूट्रिशन स्टेटस आइडेंटिफाई करना है, वल्नरेबल ग्रुप आइडेंटिफाई करना है, और फूड अवेलेबिलिटी क्या है, क्योंकि ऐसे लोगों को फूड पहले जाएगा क्योंकि उन्हें ज्यादा जरूरत है न्यूट्रिशन की। दे आर एट द रिस्क, अगर वो खाना नहीं खाएंगे तो कुछ भी हो सकता है। प्रेग्नेंट वुमेन खाना नहीं खाएगी तो उसे मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। दैट इज वाइट दे आर टेकन एज वल्नरेबल ग्रुप्स, है ना। तो पहले फूड वल्नरेबल ग्रुप चेक करते हैं, फूड अवेलेबिलिटी चेक करते हैं, वाटर सैनिटेशन चेक करते हैं, क्या क्या अवेलेबल है, कैसे सबको देना है, ये सब डिसाइड हो जाता है, ठीक है। एडिक्वेट फूड सप्लाई
ठीक है, कल्चरली एक्सेप्टेबल सेफ एंड न्यूट्रिशनली एडिक्वेट फूड राशंस, तो ऐसा जो हर इंसान खा सके, सेफ, सेफ यानी कि अडल्ट्रेशन ना हो उसमें, और नेचुरली एडिक्वेट फूड राशंस दिया जाता है। मिनिमम 2100 कैलोरी, 2100 किलो कैलोरी पर पर्सन पर डे रेकमेंड किया करते हैं WHO और FAO। ठीक है, एडिक्वेट प्रोटीन 10 to 12% पूरे जो टोटल कैलोरी, यानी कि 2100 में से 10 से 12% जो है वो प्रोटीन से जाती है, 17% फैट से जाती है। ठीक है, 17% इतना ज्यादा क्यों आप सोच रहे होंगे, बिकॉज जैसे हमने बात करी, ऐसे जहां पर रिलीफ कैंप्स चल रहे हैं, ठीक है, वहां पर न्यूट्रिएंट डेंस फूड दिया जाता है, इसलिए फैट ज्यादा 17%, जिससे कि उनके फैट स्टोर्स जो है वो बढ़े और लंबे टाइम तक के लिए उन्हें भूख ना लगे, एनर्जी बनी रहे, एंड एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, और जो छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग आई, जो कि प्रमोट करता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 0 to 6 मंथ। ठीक है, अवॉइड अननेसेसरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट, प्रोवाइड सेफ कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स फॉर ओल्डर इन्फेंट्स। ओके, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो ओल्डर इन्फेंट्स हैं, उनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फूड भी दिया जाता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन, विटामिन ए कैप्सूल्स, सेफ वाटर, सैनिटेशन, साफ पानी, और इसके अलावा दवाइयाँ या फिर सप्लीमेंट्स जो भी लगते हैं वो भी सब दिए जाते हैं। ठीक है, थेरेपेटिक सप्लीमेंट्री फीडिंग फॉर ICDS। ठीक है, ICDS, इन्फेंट यंग चाइल्ड फीडिंग। अब ऐसे टाइम पे होता ही है कि जो पॉलिसीज जो बनी होती है ना, वो भी अपने आप आ जाती हैं। ठीक है, एक्टिव हो जाती हैं। ओके, तो सेवरल माल नरिश चिल्ड्रन, अगर बच्चे हैं छोटे तो उन्हें थेरेपेटिक फूड, रेडी टू यूज थेरेपेटिक फूड दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि न्यूट्री बटर या न्यूट्री मिक्स, जो कि इंडिया में चलता है, उसके बारे में बात करी हूँ। तो रेडी टू यूज मतलब कि उसमें कुछ नहीं करना होता है, बस वो पैकेट आपको दे दिए जाता है, तुरंत उन्हें खोल के खा सकते हो, या फिर पैकेट ऑलरेडी रहता है, आप उसमें गर्म पानी या नॉर्मल पानी मिक्स करेंगे तो वो तुरंत बन जाता है, ऐसा भी होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंड पॉलिसी, इसके अलावा गवर्नमेंट, NGO, UN एजेंसीज जो होती हैं, WFP, यूनिसेफ, WHO, ये सब कोऑर्डिनेट करते हैं रिलीफ और न्यूट्रिशन इंटरवेंशन के लिए। ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ होता है, ये सारी चीजें जो हैं ये एक साथ आ जाती हैं। अब स्पेशल कंसिडरेशन समझते हैं। स्पेशल कंसिडरेशन मतलब वही है, वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, ठीक है, प्रेग्नेंट और लैक्टेशन, इनको एक्स्ट्रा कैलोरी, आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। चिल्ड्रन अंडर 5 years, ग्रोथ मॉनिटरिंग, इम्यूनाइजेशन, विटामिन ए सप्लीमेंटेशन। अगर लंबे टाइम तक के लिए कोई कैंप, रिलीफ कैंप चल रहा है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। 1 या 2 दिन के लिए तो चलेगा, लेकिन अगर कोई महीनों तक है, ठीक है, अगर कोई वॉर चल रहा है महीनों तक, मान लीजिए कि 5 महीना, 6 महीना अगर वॉर चला है, तो उस टाइम पर फिर ये एक्स्ट्रा चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग जरूरी हो जाती है, इम्यूनाइजेशन जरूरी हो जाता है, विटामिन ए सप्लीमेंटेशन जरूरी हो जाता है। एल्डरली और डिसेबल्ड के लिए एक्सेस फूड ऐड होना चाहिए, इजी टू डाइजेस्ट फूड अवेलेबल करवाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रिशन इन इमरजेंसीज, फमाइन, कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर कि कैसे कैसे कैंप के हिसाब से या फिर इमरजेंसी के हिसाब से न्यूट्रिशन दिया जाता है। ठीक है, सॉरी, फेमाइन रिलीफ इन ड्रॉट या फ्लड इफेक्टेड एरिया, सूखा या फिर फ्लड इफेक्टेड एरिया जो होता है, वहां पर लार्ज स्केल फूड एड दिया जाता है, फोर्टिफाइड ब्लेंडेड फूड्स दिए जाते हैं। फोर्टिफाइड ब्लेंडेड यानी कि कुछ ऐसा फूड आइटम जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी फोर्टिफाइड हो, मतलब उन्हें अलग अलग चीज खाने की जरूरत नहीं है सारे न्यूट्रिएंट्स के लिए, एक ही कोई ऐसी चीज दे दी जाती है जो कि जिसमें सारे वाइटामिन ऑलरेडी फोर्टिफाइड हो। ठीक है, रिफ्यूजी कैंप्स में क्या होता है, थेरेपेटिक फीडिंग सेंटर्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशंस ये दिए जाते हैं, ये बांटे जाते हैं। ठीक है, कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पर फूड किट डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया था, मिड डे मील ऑल्टरनेटिव्स रखे गए थे। मिड डे मील ऑल्टरनेटिव्स ऐसे कि अब कोविड-19 के टाइम पर सबसे पहला फॉरमोस्ट पॉइंट ये था, ध्यान में रखा था न्यूट्रिशन के टाइम पर, कि इम्यूनिटी बूस्ट करनी है, इम्यूनिटी बूस्ट करनी है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि कितना ज्यादा, वेदर इट इज आयुर्वेदिक और वेदर इट इज एलोपैथिक, दवाइयाँ निकली थी बहुत ज्यादा विटामिन सी की। ठीक है, तो मिड डे मील में भी ऑल्टरनेटिव्स हुए थे, विटामिन सी रिच फूड बच्चों को दिया गया था। फोर्टिफाइड राशन सप्लाई, फोर्टिफाइड राशन सप्लाई यानी कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए जो राशन दिया जाता वो फोर्टिफाई करके दिया गया था लोगों को। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इमरजेंसी के, एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। जल्दी से नेक्स्ट वीडियो की मैं लाने की कोशिश करूंगी, तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको पता है कि आपको
सब्सक्राइब करना है नाचो नेट को। ये वीडियो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है और लाइक भी करना है, ठीक है। तब तक, और दूसरी चीज की, जो भी आपके डाउट्स है वो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि मैं बहुत जल्दी पेड कोर्सेज लेकर के आने वाली हूँ और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं धीरे धीरे करके आपको देती रहूंगी। ओके, थैंक यू सो मच।